आपको एक स्पेशल प्रोमो कोड भी दिया जाएगा केवल आपको जो इस क्लास को लास्ट तक देखेगा कि आप किस प्रकार से डिस्काउंटेड प्राइस पर IRI वाला के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हो। कोर्स की ही जो लाइव क्लास हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो पेड कोर्स है उसके अंदर जो क्लास कंडक्ट की गई थी उसको ही हम एज ए डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे हम टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं जब भी हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। ड्यू पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर होता है, हम वो पॉइंट उस पॉइंट को ड्यू पॉइंट बोलते हैं जहां पे हमारा वाटर नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे IRI वाला प्लेटफॉर्म पर। लगातार हम डेमो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि जो ICAR JRF 2027 या फिर ICAR JRF 2028 के लिए एग्रोनॉमी से जो तैयारी कर रहे हैं, आज की डेमो क्लास उनके लिए होने वाली है। जो हमारी क्लासेस जितनी भी लाइव क्लासेस होती है वो जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है जिसमें आप डायरेक्टली हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो जो क्लास हम आज अपलोड करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, हम वही क्लास अपलोड करेंगे जो हम एक्चुअली में हमारे कोर्स के अंदर पढ़ाते हैं। कोर्स की ही जो लाइव क्लास हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो पेड कोर्स है उसके अंदर जो क्लास कंडक्ट की गई थी उसको ही हम एज ए डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग रियली उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाओ कि हम क्लास के अंदर किस प्रकार से पढ़ाते हैं, स्टूडेंट हमारे साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं। तो आप कंप्लीट जो क्लास है उसको आप देखिए, उसको समझिए। ये जो क्लास है अभी हम एग्रोमेट्रोलॉजी कवर कर रहे हैं। हमारी लाइव क्लासेस 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और एग्रोमेट्रोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। आगे हम जो नया पार्ट अभी कवर करेंगे इसके बाद में वो ड्राईलैंड एग्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे। सो जाइए और जाके इस जाओगे तो कहाँ, इसी में कंटिन्यू आप देखिए और कंप्लीट डेमो क्लास को आप समझिए कि किस प्रकार से हम पढ़ाते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमारे साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हो JRF 2027 के लिए या फिर 28 वाले फाउंडेशन कोर्स के अंदर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, तो पहले आप क्लास देखिए, उसके बाद में लास्ट में आपको एक स्पेशल प्रोमो कोड भी दिया जाएगा केवल आपको जो इस क्लास को लास्ट तक देखेगा कि आप किस प्रकार से डिस्काउंटेड प्राइस पर IRI वाला के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को फास्ट बना सकते हो, स्मूथ बना सकते हो। आपको क्लासेस में क्या क्या मिलेगा वो सब कुछ आपको एंड में बताया जाएगा। अभी पहले कंप्लीट क्लास देखिए आप। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ह्यूमिडिटी के बारे में क्लास 6 के अंदर। इससे पहले हमने जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वेदर से रिलेटेड उनको कवर किया है, जिसमें टेम्परेचर को हमने पढ़ा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने पढ़ा है और आज हम बातचीत करेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी नाम से ही पता चल रहा है, हम डेली लाइफ के अंदर यूज में भी लेते हैं इस टर्म को कि आज ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है, आज उमस ज्यादा हो रही है। हिंदी के अंदर इसको हम बोल देते हैं उमस, कि आज ज्यादा उमस हो रही है। जिस टाइम पे हमें ज्यादा चिपचिपाहट महसूस होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। लेकिन टेक्निकल टर्म में ह्यूमिडिटी किसको बोलेंगे? ह्यूमिडिटी हमारा डिफाइन करता है कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर हम वैसे बातचीत करते हैं वाटर वेपर की, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारा एटमॉस्फेयर में, अगर ओवरऑल हम बातचीत करते हैं, अगर परसेंटेज में आपसे पूछा जाए तो 0 to 4% आप याद रखना। 0 to 4% हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर कंप्लीट, अगर आपसे पूछा जाए। वाटर वेपर जैसे हमारे जब हम बातचीत करेंगे वाटर रिसोर्सेज की, जब बातचीत करेंगे, जब वाटर मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि टोटल जो वाटर वेपर है हमारा, उसका जो कंप्लीट जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर जितना हमारी अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है उसमें हमारे वाटर वेपर का कंट्रीब्यूशन है 0.001%। तो आप ये भी याद रखना कि वाटर वेपर का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल वाटर के अंदर, 0.001%, और हमारे एटमॉस्फेयर में 0 to 4% वाटर प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी अलग अलग टाइप की होती है हमारी, अलग अलग क्लासिफिकेशन उनके दिए गए हैं उनके नीड के अकॉर्डिंग। बेसिकली एग्रीकल्चर में जो ह्यूमिडिटी की हम बातचीत करते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी वन बाय हम 3 टाइप की ह्यूमिडिटी होती है उनको समझेंगे। पहली जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट क्या होती है? यूनिट से ही हम डेफिनेशन को समझेंगे। आपको यूनिट याद रखनी है, अगर आपको यूनिट याद रहेगी तो आप डेफिनेशन ऑटोमेटिकली खुद बना लोगे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट होती है ग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राम पर मीटर क्यूब यानी कि 1 मीटर क्यूब का हमारा कोई बॉक्स आप मान के चलिए, उस 1 मीटर क्यूब के बॉक्स के अंदर हमारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की क्या यूनिट है? तो आपको डायरेक्टली याद रखना है ग्राम पर मीटर क्यूब हमारे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट है, और ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारा 1 मीटर क्यूब के बॉक्स के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। वाटर वेपर को हम ग्राम के अंदर मेजर करते हैं यहाँ पे, और जो यूनिट वॉल्यूम है, एक यूनिट वॉल्यूम है, उसको हम मेजर करते हैं यहाँ पे मीटर क्यूब के अंदर। जस्ट आप एग्जाम्पल लीजिए कि ये हमारा रूम है, ये हमारा रूम है, या जिस भी रूम में आप अभी बैठे हुए हो उस रूम की कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी। यस और नो? वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हैं? उसकी कुछ एरिया होगा, उसकी कुछ डेप्थ होगी, और उसकी कुछ क्या होगी? हमारी विड्थ होगी। तीनों को मिला के हम क्या डिफाइन करते हैं? तीनों को मिला के हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम को। उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होगा। अभी
तो उस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को हमने कैलकुलेट कर लिया ग्राम के अंदर। मान के चलो हमने ग्राम में कैलकुलेट किया कि 500 ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसमें 500 ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है। उसकी वॉल्यूम की अगर हम बातचीत करते हैं तो उसकी मान लीजिए उस पर्टिकुलर रूम की जो वॉल्यूम है वो हमारी 250 मीटर क्यूब है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये। 250 मीटर क्यूब क्या होगी, उसकी वॉल्यूम हो गई। उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो गया हमारा, 500 ग्राम हो गया। आपको पूछ लिया कि भैया इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बताओ, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कोई भी स्पेसिफिक वॉल्यूम जिसकी हम बातचीत करने वाले हैं, इन मीटर क्यूब। तो 500 डिवाइडेड बाय 250, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी 2 ग्राम पर मीटर क्यूब क्या होगी, हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी वहां पे। क्लियर सभी को, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखना कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टाइप ह्यूमिडिटी है। ये लाइन याद रखना, आगे समझेंगे हम कि टेम्परेचर की क्यों बातचीत कर रहे हैं हम। सेकेंड टाइप की जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सेकेंड टाइप का जो ह्यूमिडिटी है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसकी जो यूनिट है वो होती है हमारी ग्राम पर केजी, ग्राम पर केजी। वापिस से आप मान के चलिए उसी रूम के अंदर है, हम वापिस से उसी रूम का एग्जांपल लेते हैं। उस रूम के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, जो हमने पहले ही बातचीत की थी अभी जब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बातचीत कर रहे थे। और जो हमारी एयर प्रेजेंट है विद मॉइस्चर, जो एयर प्रेजेंट है विद मॉइस्चर, उसका भी हम यहाँ पे वेट लेंगे। यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम किसके बेसिस पे मेजर कर रहे थे, वॉल्यूम के बेसिस पे। यहाँ पे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को वेट के बेसिस पे ही मेजर करते हैं। तो इसकी जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या वेट ऑफ या मास ऑफ या वेट ऑफ वाटर वेपर का कितना वेट है वो तो हम ग्राम में लेंगे, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एयर मास, वेट ऑफ एयर मास विद मॉइस्चर वेट विद वाटर वेपर। यानी कि वाटर वेपर के वेट को भी नीचे रखना है, प्लस उसके अलावा जो एयर मास है उसका कितना वेट होगा। जब इनको हम मेजर करते हैं उसको बोला जाता है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इसकी आपको यूनिट याद रखनी है, ग्राम पर केजी। यहाँ पे भी डायरेक्टली यूनिट से क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की यूनिट क्या होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की यूनिट होगी ग्राम पर केजी। और यहाँ पे ग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और केजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ वेट ऑफ एयर मास अलोंग विद वाटर वेपर। क्लियर सभी को स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ऑलराइट, थर्ड जो टाइप हमारा आता है, ये जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है एंड जो हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक और एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी है वो हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा वो हम टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टाइप ह्यूमिडिटी है हमारी। थर्ड जो ह्यूमिडिटी हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे वेदर फोरकास्टिंग है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो आपने कहीं ना कहीं पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी का नाम जरूर सुना होगा। मोस्टली अगर आपने प्लांट पैथोलॉजी जो है, प्लांट पैथोलॉजी आपने बीएससी के टाइम पे अगर अच्छे से पढ़ी तो उसके अंदर आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि जब हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उस टाइम पे हमारे डिजीज और पेस्ट के इंसिडेंसेस के चांस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको बताता है, हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक हमारा रिलेटिव पैरामीटर है जो कंपैरिजन के अंदर बातचीत करता है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, अभी कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारा, और कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आ सकता है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसके सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर। यानी कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ए पर्टिकुलर यूनिट कैन होल्ड, कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कोई भी पर्टिकुलर यूनिट होल्ड कर सकती है। एक रूम की मैं बातचीत करता हूं यहाँ पे, या एक यूनिट वॉल्यूम की बातचीत कर रहा हूं। ये जो है हमारी कोई भी हमने एक बॉक्स ले लिया, मान लीजिए ये हमने एक एयर पार्सल लिया, ये बॉक्स लिया। अब इस बॉक्स के अंदर अभी राइट टाइम पे, अभी पर्टिकुलर कोई भी टाइम पे जो है इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, यस और नो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसमें कुछ इतना हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट है। दूसरी हम बातचीत करेंगे कि इसकी मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है, कितना वाटर ये होल्ड कर सकती है, मैक्सिमम कितना वाटर ये इसकी होल्ड करने की कैपेसिटी है, उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, ताकि इसको किस में रिप्रेजेंट कर सके हम, परसेंटेज के अंदर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की यूनिट क्या होगी हमारी, परसेंटेज होती है। यानी कि
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे हमारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, और उसको कंपैरिजन करते हैं कि मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो होल्ड कर सकता है पर्टिकुलर यूनिट, उसी को बोलते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर? ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक बोतल है, तो इसको हम एक वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको मान के चलो एक ये वॉल्यूम है। अब इसके अंदर कितना पानी प्रेजेंट है, केवल हमारा इतना है। तो ये जो पानी प्रेजेंट है वो क्या है हमारा, कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है कि इसको हम अगर फिल करेंगे तो यहां तक फिल कर देंगे, तो वो इसकी क्या होगी, वो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। यस और नो? तो ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बताता है, लेकिन यहां पे टेम्परेचर को हम कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी जो वार्म जो एयर है वो राइज होती है ऊपर, और वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं। ये सो नो, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे, हमारे दूर दूर जाएंगे। तो उनकी मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, मॉलिक्यूल्स की मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना जरूरी है जब भी हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बातचीत करते हैं। एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे हम बातचीत करते हैं। क्लियर सभी को? ठीक है, चलो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं अपन। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारा प्रेजेंट है एयर के अंदर, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन वेदर के अंदर ये एक हमारा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वेदर पैटर्न के अंदर, ह्यूमन कंफर्ट के अंदर। ह्यूमन कंफर्ट आपको पता है जितना हम गर्मी से परेशान नहीं होते उससे ज्यादा हम ह्यूमिडिटी से परेशान होते हैं। यस और नो? अभी आजकल जो है बादल हो गए, हमारे बादल हो रहे हैं अभी, तो हर जगह हमारा वाटर वेपर क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा ही प्रेजेंट है। उसकी वजह से क्या है, हमें कहीं ना कहीं अनकंफर्ट होता है। अगर हम मुंबई की बातचीत करते हैं, कोस्टल एरिया की बातचीत करते हैं, गोवा की बातचीत करते हैं, वहां पे हमेशा आपको एक चिपचिपापन महसूस होगा। अगर आप ड्राई एरिया से वहां पे जाओगे आप पहली बार, तो आपको अलग ही महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहां के एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा वाटर वेपर ज्यादा प्रेजेंट है। तो ह्यूमन कंफर्ट के लिए भी हमारा ह्यूमिडिटी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए हमारा ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। प्लस उसके साथ साथ ही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, हमारे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जैसे कि इवापोरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, उनको भी हमारा जो ह्यूमिडिटी है वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, व्हेन एयर कंटेन्स वाटर वेपर एज इट्स पोटेंशियल मतलब कि अगर मैक्सिमम जितना वो होल्ड कर सकता है उतना अगर वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारी एयर के अंदर, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। उसी को क्या बोलते हैं? उस एयर को बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। यानी कि जितनी कैपेसिटी है, जितनी हमारे एयर की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में अगर हमने मैक्सिमम वाटर होल्ड कर लिया, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाएगा हमारी एयर सैचुरेटेड हो चुकी है। यानी कि ऐसे समझिए जितना हमारे दिमाग की क्षमता है हम उतना ही तो पढ़ पाएंगे ना। कई बार हम बोलते नहीं है यार अब मैं तो पढ़ के सैचुरेट हो गया। सैचुरेट मतलब कि मेरी जितनी कैपेसिटी थी, जितना मेरा पोटेंशियल था, उतना मैंने कवर कर लिया, लेकिन अब मेरे से ज्यादा नहीं हो पा रहा है। सो जितनी एयर की कैपेसिटी होती है, अगर वो अपना मैक्सिमम वाटर को होल्ड कर लेती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है हमारी सैचुरेटेड एयर। ओके, विश्वजीत सिंह प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठिए। यहां पे आप मूवी नहीं देखने आए हो जो आप ऐसे बैठे हो, अच्छे से बैठो, ठीक है। चलो अब टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी हमने देख लिया। पहला एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यूनिट याद रखनी है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब। यानी दिस मेजर्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर हमारा एक्चुअल में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सेकंड है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की अभी बातचीत की थी हमने, यूनिट क्या होगी इसकी? ग्राम पर केजी। दिस मेजर्स द रेशियो, ये मास की बात करेगा। मास का मतलब भी क्या होता है? वेट होता है। ये मास की बात करेगा, मास ऑफ वाटर वेपर टू टोटल मास ऑफ एयर वाटर मिक्सर, यानी कि जिसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है, उसका मास कितना होगा? इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्लियर? किसी को कोई डाउट एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन और यूनिट के अंदर किसी को कोई डाउट? स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या मतलब किसको बोल रहे हैं? स्पेसिफिक यानी कि यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब यूनिट वॉल्यूम बोल दिया ना हमने। स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि 1 मीटर क्यूब ले रहे हैं या 5 मीटर क्यूब ले रहे हैं या 10 मीटर क्यूब ले रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम ना। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा हमने टाइप देखा, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाँ, एक और लाइन, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ एब्सोल्यूट एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डू नॉट टेक टेम्परेचर इनटू कंसीडरेशन, यानी कि टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। जब हम एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बातचीत करते हैं तब हम टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
जब हम एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बातचीत करते हैं उस टाइम पे हम टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। ये लाइन डायरेक्टली आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट टाइप में आ सकती है, ये डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी हमारी ह्यूमिडिटी का टाइप होता है जो टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करता है। सो एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करती है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव। क्या हुआ? अभी 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 आएगा समझ में। जब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझेंगे कि वहां पे हम टेम्परेचर क्यों कंसीडर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफिक, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखो समझो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मीटर क्यूब, हमने यूनिट ही फिक्स ले लिया, यूनिट हमने फिक्स ले लिया ना कि हम 1 मीटर क्यूब के अंदर देखेंगे, तो हम 1 मीटर क्यूब में ही फिर देखेंगे, फिर हमें ये मैटर नहीं करता है। अब मान के चलो ये यूनिट है हमारी, ये यूनिट है, ये यूनिट है हमारी, ठीक है, ये 1 मीटर क्यूब है, क्लियर। अब इसमें वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर जो है वो मान के चलो हमारा कितना प्रेजेंट है, 10 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है, 10 ग्राम हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट है, क्लियर। तो हम तो 1 मीटर क्यूब में ही देखेंगे, हम बाद में भी देखेंगे। तो टेम्परेचर क्या हो गया, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, अभी हम समझेंगे उसको जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझेंगे, तो जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती है हमारी, इंक्रीज हो जाती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं मीटर क्यूब के अंदर, तो भैया एक जो मीटर क्यूब होगा हमारी, 1 मीटर क्यूब, तो उस मीटर क्यूब के अंदर फिक्स वॉल्यूम के अंदर तो जो होगा हम मेजर केवल किसके अंदर करेंगे, हम 1 मीटर क्यूब में ही देखेंगे, फिर भी वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रही ना, क्योंकि वॉल्यूम तो हमने फिक्स कर रखी है कि 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम को हमने डिफाइन कर दिया ना, यस और नो। इसलिए यहां पे टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। यहां पे जब हम बातचीत कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, दिस कंपेयर्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, टू किससे कंपैरिजन करते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हमारी जो एयर है वो मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती है, कितनी मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और डेली जो वेदर रिपोर्ट्स आती है हमारी, और जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप है हमारी ह्यूमिडिटी का, दैट इज आल्सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ह्यूमिडिटी का टाइप है जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली और सबसे ज्यादा मोस्टली यूज लिया जाता है, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्लियर, ओके। अब हम कुछ फैक्टर्स की बातचीत करेंगे जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। देखो इसको क्या हुआ, अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो ग्राम पर केजी, तो केजी से वो टेम्परेचर कैसे रिलेट होता है, केजी से टेम्परेचर कैसे रिलेट कर रहा है, केजी से टेम्परेचर रिलेट ही तो नहीं कर रहा, हमने यही तो बोला कि टेम्परेचर को तो कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं हम ना। एब्सोल्यूट जो हमारा ह्यूमिडिटी है ना, हम उसके अंदर बातचीत करेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में भी हम टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसमें भी हम टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। आपको यही याद रखना है, ठीक है, डायरेक्टली, क्लियर। देखो अभी समझ में आएगा आपको, क्योंकि उसमें भी हमने पहले से डिफाइन कर दिया ना कि 1 मीटर क्यूब, और उसमें जो यूनिट है हमारी एयर और वाटर वेपर की, उसको हमने पहले से ही डिफाइन कर दिया। इसलिए यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है, कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, और मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है। तो होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। कैसे, देखो ये हमारा कोई पार्सल है, जस्ट एक समझना, एक इसको बैलून की तरह समझना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। पार्सल की जब भी हम बातचीत करते हैं ना, तो एयर पार्सल को जब भी हम डिस्कशन करते हैं, तो आप जब भी मैं एयर पार्सल की बातचीत करूं, इसको आप एक बैलून की तरह समझना, ठीक है। ये हमारा एक एयर पार्सल है, ठीक है। अभी मान के चलो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यहां तक है। अब इसके अंदर जो है, इसकी जितनी कैपेसिटी है, इसकी जितनी कैपेसिटी है ना, इसकी जितनी कैपेसिटी है उतना इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट है। यानी इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 100% क्यों बोल रहे हैं, कि जितनी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, जितनी एयर की जितनी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, उतना हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट है, उतना हमारा वाटर वेपर यहाँ पे प्रेजेंट है, जितनी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, ठीक है। और ये हम बातचीत कर रहे हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं ये हम बातचीत कर रहे हैं मान के चलो हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ये बातचीत कर रहे हैं। अब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को 5 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर दिया। अब जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी जो एयर है वो एक्सपेंड होगी या नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे। तो इंक्रीज होने पे इसकी जो वॉल्यूम होगी, हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारा एयर पार्सल है उसकी जो वॉल्यूम होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कंपेरेटिवली ये इससे बड़ा है, ये मान के चलना, वो इंक्रीज हो जाएगी। जो हमारा वाटर वेपर, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट था, क्या वो चेंज होगा क्या,
अमाउंट ऑफ वाटर वेपर तो चेंज नहीं होगा, वो तो उतना ही परसेंट होगा, लेकिन हमारी वॉल्यूम एक्सपेंड हो गई। अब वॉल्यूम एक्सपेंड होने की वजह से वो जितना अमाउंट उसमें यहां तक टच कर रहा था, वो हमारा वाटर तो यहीं तक रह जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर तो यहीं तक रह जाएगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन किससे करते हैं? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो गई, होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, और होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो वहां पे 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, तो यहां पे केवल हमारी वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी बचेगी? केवल और केवल 70%। 70% एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। 70% कैसे होगी? 70% कैसे होगी? क्योंकि यहां पे जो मान के चलो इसमें जो वाटर वेपर है वो हमारा 100 ग्राम परसेंट था, 100 ग्राम वाटर वेपर था, और इसकी जो कैपेसिटी थी होल्ड करने की वो भी 100 ग्राम ही थी। वो भी कितनी थी? 100 ग्राम ही थी। लेकिन यहां पे इसकी जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो हमारी इंक्रीज हो गई, और वो हो गई मान लो 140 ग्राम। और अभी वाटर वेपर कितना परसेंट है इसमें? ओनली 100 ग्राम। यस और नो? ओनली वाटर वेपर अभी भी कितना परसेंट है हमारा? 100 ग्राम है, और इसकी जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो हमारी मान लीजिए 140 ग्राम हो गई, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हमारी डिक्रीज होगी या नहीं होगी? यस और नो? फर्दर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो हमारी और इंक्रीज हो जाएगी। अब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर तो इसमें 100 ग्राम ही परसेंट रहेगा अभी भी, वो तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर तो चेंज नहीं हो रहा ना, और इसकी जो कैपेसिटी है होल्ड करने की कैपेसिटी वो और इंक्रीज हो गई, मान के चलो अब इसकी होगी 300 ग्राम, यानी कि अब 300 ग्राम जो है वो वाटर वेपर ये होल्ड करके रख सकती है। लेकिन एक्चुअली में तो इसके पास कितना परसेंट है? केवल हमारा 100 ग्राम वाटर वेपर ही परसेंट है ना। यस और नो? यस और नो? तो इससे हमने क्या सीखा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी डिक्रीज होती है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आपको याद रखना है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। क्लियर सभी को? क्लियर? ऑल राइट। अब इस तीनों जो ह्यूमिडिटीज हैं स्पेसिफिक रिलेटिव, ये दोनों तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है नहीं, और ये वाली जो है आरएफ जो है वो उस पे डिपेंडेंट है ना। एग्जैक्टली, यहाँ पे हम टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं। जब भी हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बात करते हैं। एब्सोल्यूट और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसमें टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। टेम्परेचर इज नॉट टेकन इन कंसिडरेशन व्हाइल एस्टिमेटिंग एब्सोल्यूट एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। बट जब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बातचीत करेंगे तो हम टेम्परेचर की बात जरूर करेंगे। क्लियर? ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, ठीक है? चलो भाई, अगर क्वेश्चन में आया कि मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो ह्यूमिडिटी सपोज अगर इनिशियली इतना दिया है तो इंक्रीज करने से कितना होगा? तो जो अगर सपोज 10 ग्राम है तो इंक्रीज करने से भी 10 ग्राम ही रहेगा। वाटर वेपर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर थोड़ी बढ़ रहा है, हम तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है ना। यस और नो? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बातचीत करेंगे, यही हमने अभी बातचीत किया, अभी हमने यही देखा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर वहां पे क्या होगा हमारा? गिवन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। इसको इंडिकेट कर रहा है कि वाटर वेपर कांस्टेंट होगा। वाटर वेपर तो हमने कांस्टेंट ही बातचीत की ना, 100 ग्राम पे ही बातचीत कर रहे थे फिक्स, तो वो हमने कांस्टेंट रखा। तो एट ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर? When humidity is 100%, अगर ह्यूमिडिटी हमारी 100% होगी, एयर इज सैचुरेटेड, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सैचुरेटेड होगी, और कंडेंसेशन स्टार्ट एट दिस पॉइंट, और कंडेंसेशन स्टार्ट एट दिस पॉइंट। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन क्या होता है हमारा? जब वाटर हमारा वेपर फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है उसको बोला जाता है हमारा कंडेंसेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। जब वाटर वेपर से लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को कंडेंसेशन बोलते हैं। जब हमारी एयर सैचुरेट हो जाती है कंप्लीटली, उस टाइम पे हमारा जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट या ड्यू टेम्परेचर बोलते हैं उसको। क्लियर? ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल। जब ये बोतल है, जब मैं इसको कंप्लीटली फिल कर दूंगा तो पानी बाहर गिरने लगेगा या नहीं? पानी बाहर गिरने लगेगा ना। ये सुन लो, क्योंकि वो 100% सैचुरेट हो चुका है, उसकी कैपेसिटी इतनी थी, वो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ऑफकोर्स वेपर से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द टेम्परेचर दिस हैपेंस इज नोन एज ड्यू पॉइंट। जिस पॉइंट पे हमारा
कंडेंसेशन होता है उस पॉइंट को ड्यू पॉइंट बोलते हैं। ड्यू पॉइंट किसको बोलते हैं? जिस पॉइंट पे हमारा वाटर वेपर से लिक्विड के अंदर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। और ड्यू से एक और चीज याद रखना आप, ड्यू का मतलब होता है यहाँ पे ओस। सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग के अंदर हमारे जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उन पे छोटी छोटी बूंद देखने को मिलती है ना पानी की, यस और नो, छोटी छोटी बूंद देखने को मिलती है। तो वो क्यों होता है? वो किसकी वजह से होता है? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमारा बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत कूल हो जाता है। टेम्परेचर बहुत कूल होने की वजह से आपका प्रिया और आपका डाउट है कोई? प्लीज एक बार ना हम इसको एक बार कंप्लीट कर ले। मैंने पहले भी बोला है डाउट हम लास्ट में लेंगे ताकि बीच में हमारा कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? प्लीज आप अपना एक बार डाउट को नोट डाउन रखिए। आप इसको रिमूव कर दीजिए प्लीज, जो रेज एंड आपने कर रखा है एक बार इसको रिमूव कर दो। हम बातचीत करेंगे एक एक डाउट पे, होप सो आपका क्लियर हो जाएगा। पहले या तो नहीं होता है तो भी हम बातचीत करेंगे, ठीक है? देखो सुबह हमारी सर्दियों में क्या देखने को मिलती है? हमें ड्यू देखने को मिलती है। तो वो ड्यू क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर हमारा सुबह एकदम लो हो जाता है, एकदम टेम्परेचर ठंडा हो गया। सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर ज्यादा, जब टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। जब टेम्परेचर कम होगा तो उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा ड्यू पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो ड्यू पॉइंट क्या होगा? हमारा ड्यू पॉइंट वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होते होते तो हमारा एक वो टेम्परेचर आ जाएगा जिसपे वाटर वेपर जो है वो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? ठीक है। When air temperature and dew point are equal, relative humidity will be 100%. इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब एयर का टेम्परेचर हमारा ड्यू पॉइंट के इक्वल हो गया तो ड्यू पॉइंट तो क्या हो गया? ड्यू पॉइंट तो हमारा वही पॉइंट है ना जहां पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। और कंडेंसेशन हमारा कब स्टार्ट होगा? जब एयर सेचुरेटेड हो जाएगी। और जब एयर सेचुरेटेड हो जाएगी कब होती है एयर सेचुरेटेड? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 100% होती है। तो इसका मतलब है जब एयर टेम्परेचर और ड्यू टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर हमारे इक्वल हो जाएंगे उस टाइम पे हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% रहेगी। क्लियर सभी को? क्लियर? ऑल राइट। अभी हमने जो डायग्राम समझा था यहाँ पे भी वही मेंशन है कि पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है हमारा, 10 डिग्री पे ये जो वाटर वेपर है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारा 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसकी जो कैपेसिटी है हमारी वो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया? केवल इतना ही वाटर वेपर प्रेजेंट है वो। फिर हमारी और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसकी जो कैपेसिटी है होल्ड करने की कैपेसिटी वो हमारी और इंक्रीज हो जाएगी। सेम ही जो चीज हमने भी बातचीत की थी वो यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझाई गई है। ओके, अब हम बात ड्यू पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर होता है, हम उस पॉइंट को ड्यू पॉइंट बोलते हैं जहां पे हमारा वाटर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारी एयर कंप्लीटली सेचुरेट हो जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। क्लियर? ओके, जैसे ये मान के चलो, जस्ट समझना, ये एयर पार्सल है हमारा, एयर पार्सल है, तो इसके लिए ड्यू पॉइंट कब आएगा? ये एयर पार्सल है, ठीक है, ये एयर पार्सल है, इसके लिए ड्यू पॉइंट कब आएगा? जब इसमें इतना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हो जाएगा, इसकी जितनी कैपेसिटी है ना होल्ड करने की, हम 100% पे पहुंच गए ना, 100% जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया ना, तो यही पॉइंट क्या है हमारा? यही पॉइंट हमारा ड्यू पॉइंट है। ड्यू पॉइंट है, इसी को ड्यू पॉइंट बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को अपन ड्यू पॉइंट बोलते हैं। देखो, जैसे मान के चलो इसको उल्टा लेते हैं अपन, जो हमने अभी समझा था, जैसे हमारा टेम्परेचर है वो अभी 30 डिग्री है, वो अभी 30 डिग्री है। 30 डिग्री पे जो है वो हमारा इतना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसके अंदर केवल इतना ही मान लो 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता जाएगा, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब जितना हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट है वो उतना ही हो गया, मान लो जितना 100%, तो इस टाइम पे तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। तो यही पॉइंट हमारा क्या होगा? ड्यू पॉइंट होगा, जहां पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर सभी को? ठीक है। इसमें एयर टेम्परेचर का कैसा रहेगा? अरे एयर टेम्परेचर का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि जब एयर टेम्परेचर हमारा किसके ड्यू पॉइंट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज होते होते एयर का टेम्परेचर ही तो डिक्रीज हो रहा है, तो एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होते होते क्या आ गया? वो ड्यू पॉइंट पे आ गया, यानी कि वो उस पॉइंट पे आ गया जिस पॉइंट पे हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई। तो एयर का टेम्परेचर ही तो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जब एयर का टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट बराबर हो गए उस पॉइंट को बोलते हैं कि हमारी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, और वहां पे हमारा कंडेंसेशन यानी कि वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ऑल राइट, ठीक है। अब हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले स्पेशियल मतलब स्पेस के अंदर, स्पेस में यानी कि जब हम वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करते हैं और जब एयर हमारा हॉरिजॉन्टली, अर्थ पे हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो किस प्रकार से हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज होती है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे वर्टिकली। अब आप लोग मुझे बताना, आप लोग खुद बताओगे इसको। वर्टिकली जब नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, हमें बताओ। टेम्परेचर नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे ट्रोपोस्फीयर में तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा?
डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जब नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, यानी कि एयर की होल्ड करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी, और होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो गई मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी इंक्रीज हो गई। ठीक है। सो वर्टिकली याद रखना, क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट है यहाँ पे, जब हम वर्टिकली हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? क्या फर्क देखने को मिलेगा? तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हायर एल्टीट्यूड पे जाने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी इंक्रीज होगी। क्लियर? क्लियर? ठीक है। दूसरा हॉरिजॉन्टली। देखो हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा जो है हमारा यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिस्टम है। अलग कैसे? अलग ऐसे है, जब हम हॉरिजॉन्टली बात करें, एक हमारे टेम्परेचर वाले कंसेप्ट से अगर हम बातचीत करें कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो दो चीजों पे डिपेंड करती है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अभी प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है अभी, और कितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है। दो ही चीजों की तो बातचीत करते हैं ना। ये सुनो, वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है और मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब ये मान के चलो, ऐसी कंडीशन मान के चलो, एक ऐसी कंडीशन हो जाए जहां पे हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है, हमारी कैपेसिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन कैपेसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ मान लो कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है और वाटर वेपर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये सुनो, ये सुनो, समझ रहे हो कि केवल एक फैक्टर पे तो डिपेंड नहीं करता हमारा कि उसकी अगर हम कैपेसिटी या होल्ड करने की कैपेसिटी अगर हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? होल्ड करने की कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? एक्चुअली में डिक्रीज होगी। लेकिन अगर उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है और उसके साथ साथ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी वहां पे ज्यादा प्रेजेंट है तो क्या होगा? वो डिक्रीज नहीं होगी, वो इंक्रीज होगी। समझ रहे हो? और ऐसा कहां पर देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है हमें इक्वेटर के पास। अब एक्चुअल में अगर हम बातचीत करें अगर टेम्परेचर वाले कंसेप्ट से, तो टेम्परेचर वाला कंसेप्ट हमें क्या बोलता है कि जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी मैक्सिमम कहां पर होनी चाहिए? मैक्सिमम यहां पर होनी चाहिए। ये सुनो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मैक्सिमम है वो इक्वेटर पे होती है, इक्वेटर पे देखने को मिलती है। इक्वेटर पे हमारी मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पे डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आती है, हमारी डायरेक्ट वर्टिकली इंक्लाइन होती है, और डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आने की वजह से यहाँ पे हमारा वाटर वेपर भी ज्यादा प्रेजेंट है। क्योंकि जितने भी ओशियंस वगैरह है, या हम जो भी बोल सकते हैं कि जो भी हमारे जो फैक्टर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ओशियन वगैरह ज्यादा होंगे, वाटर ज्यादा होगा यहाँ पे, तो यहाँ से इवापोरेशन यानी कि वेपराइजेशन भी बहुत होगा। यानी कि जो वाटर वेपर है वो भी हमारा बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वाटर वेपर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हमारी इक्वेटर पे हमें मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। समझ रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम होने की वजह से हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के फैक्टर से तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी सबसे कम होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा दूसरा फैक्टर एक्टिव हो गया कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी तो ज्यादा प्रेजेंट है हमारा। ये सुनो, क्यों? क्योंकि इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। इवापोरेशन ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि सोलर रेडिएशन आ रही है हमारी। ये सुनो, तो याद रखना मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिलती है इक्वेटर पे, मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है यहाँ पे जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर में नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो हमारा क्या देखने को मिलता है? 23 डिग्री 5 मिनट पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे देखने को मिलता है इधर 23 डिग्री 5 मिनट पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, साउथर्न हेमिस्फीयर में कैप्रिकॉन। सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इधर से इधर 0 से 23 की तरफ मूव करेंगे ना तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। और यहां से 23 डिग्री से फिर हमारा वाला फॉर्मूला लगेगा, यहां से फिर टेम्परेचर वाला फैक्टर लगेगा, यहां से लेके 23 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक फिर हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज होती है, यहां से इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। यानी कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोनों तरफ हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम कहां पर होगी? इक्वेटर पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। और फिर वहां से हमारी जब पोलर रीजन की तरफ मूव करते हैं तो वहां पे हमारी फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। क्लियर? क्लियर? क्लियर सभी को? क्लियर? दोबारा बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको ऐसे नोट डाउन कर लो सब लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जब हम इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ मूव करते हैं अराउंड 23 डिग्री,
अगर हम मूव करते हैं तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। लेकिन उसके बाद में वहां से लेके पोलर रीजन तक हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी देन आफ्टर इंक्रीज होती है। क्लियर? तो इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है कि क्वेश्चन अगर ये आता है कि मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें कहां देखने को मिलेगी, तो याद रखना मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें इक्वेटर पे देखने को मिलेगी। मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें इक्वेटर पे देखने को मिलेगी। क्लियर सभी को? क्लियर? ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। किसी को कोई डाउट इसमें? ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, कि इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, इक्वेटर से 23 डिग्री तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, 23 डिग्री से लेके पोलर रीजन तक फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी इंक्रीज होती है। क्लियर सभी को? हाँ, पोलर रीजन से भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पोलर रीजन पे हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता है ना, क्योंकि वहां पे सोलर रेडिएशन ही नहीं पहुंच रही है, तो वहां पे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कहां से आएगा एटमॉस्फेयर में? ये सुनो, फैक्टर 2 है ना हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है और मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है, दोनों फैक्टर लगेंगे ना। हाँ जी सर, तो इक्वेटर पे वाटर वेपर वाला फैक्टर काम कर रहा है, पोलर पे टेम्परेचर वाला फैक्टर काम कर रहा है। हाँ, फिर टेम्परेचर, और हमें ये पता था जो टेम्परेचर जितना कम होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतना ही ज्यादा होगा। देखो टेम्परेचर में देखो लाडले भाई, एक चीज मैंने बोली थी यहाँ पे टेम्परेचर की, जब हम बात कर रहे थे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। वहां पे हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेंज नहीं हो रहा था, वाटर वेपर कांस्टेंट था। जब वाटर वेपर कांस्टेंट होता है ना, वाटर एट ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि जब वाटर वेपर का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा ना, तब हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। हमने वाटर वेपर को कांस्टेंट रखा था, तब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं। ठीक है? और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आपने स्पेसिफिक टेम्परेचर का भी वहां पे टर्म आया था, वो क्या स्पेसिफिक का मतलब होता है कि टेम्परेचर यहाँ पे मैटर करता है। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है, होल्ड करने की कैपेसिटी, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना, इसलिए मैं स्पेसिफिक टेम्परेचर को बोल रहा हूँ। क्लियर? हाँ, जैसे मान के चलो स्पेसिफिक टेम्परेचर क्यों बोल रहा हूं, मैं इस रूम की बातचीत करता हूं, तो मैं इस रूम में अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी बताऊंगा ना, आप देखना कभी भी जो गवर्नमेंट होती है ना, जब कोई भी वेदर बुलेटिन आती है हमारी, तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ये लिखा रहेगा ना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो टेम्परेचर को जरूर मेंशन करेंगे। टेम्परेचर को क्यों मेंशन करेंगे? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है। किस टेम्परेचर पे भाई? अगर टेम्परेचर नहीं मेंशन करेंगे तो वो जो 50% है, ये 50 डिग्री नहीं मेंशन करें, जब हम इसको 30 डिग्री कर दें तो वो 50% थोड़ी बचेगी, क्योंकि उसकी तो होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी ना। ये सुनो, मैं अगर इस रूम की बातचीत कर रहा हूं, इस रूम में, जिस रूम में मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मान के चलो उस रूम के अंदर एक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होगा एक फिक्स टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर ही चेंज कर दिया तो उसके अंदर क्या होगा, एक होल्ड करने की जो कैपेसिटी है हमारी, वो क्या होगी, वो डिफरेंस आएगा ना टेम्परेचर की वजह से। क्लियर? यानी जो मेंशन्ड टेम्परेचर है वही स्पेसिफिक टेम्परेचर है। हाँ, स्पेसिफिक हमको टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी मेंशन जो टेम्परेचर है उसी को हम स्पेसिफिक टेम्परेचर बोलेंगे। ये कोई भी हमारी वैल्यू हो सकती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ऐसा। जैसे रूम टेम्परेचर किसको बोलते हैं? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है? तो मेजरली जो है जितने भी हमारी अगर हम बातचीत करते हैं तो शायद रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोस्टली रूम टेम्परेचर पे डिफाइन की जाती है, लेकिन फिक्स टेम्परेचर पे बताई जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर? ऑल राइट सर, वर्टिकल वाले का बता रहे थे कि जैसे ऊपर जाएंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। हाँ, तो कम ना होगी, जैसे ऊपर जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे वहाँ जो हवा है वो तो पतली होती जाएगी, ड्राई होती जाएगी। हाँ, ड्राई नहीं, आप ये बोल सकते हो कि वाटर वेपर ज्यादा हमारी जो अर्थ सरफेस है, हमारी जो लैंड है, उसके पास ज्यादा वाटर वेपर रहेगा, आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन फिर मैंने वही बात बोली कि यहाँ पे जो हमारा फैक्टर होगा कौन सा डोमिनेट कर रहा है, तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा ज्यादा ही होगी। आप इसको प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हो। प्रैक्टिकली कैसे फील करो? आप कहीं पे गए हो ऊपर ट्रेकिंग वगैरह पे, हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं ट्रेकिंग वगैरह पे, तो ऑटोमेटिकली आप फील कर पाओगे उसको कि वहां पे ऑफकोर्स ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ओके? क्योंकि टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है ना, 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री मतलब 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर हमारा डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो? ओके, यहां तक क्लियर सभी को? ट्विटर के पास वाला बता दीजिए सर, वो ट्विटर पे जो टेम्परेचर का कंडीशन नहीं आता है। कौन सा? ट्विटर के पास टेम्परेचर और वो वेपर की कंडीशन थोड़ा सा। देखो, आपको मैं क्या बोल रहा हूं, आपको ऐसा याद रखना है, इक्वेटर में यहाँ पे मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो होता है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है, ज्यादा वाटर इवापोरेशन होता है, उसकी वजह से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हमारी डिक्रीज होगी, कम होगी। फिर यहाँ से हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट होती है 90 डिग्री तक, पोलर रीजन तक हमारी फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी वापस से इंक्रीज होती है। यहाँ से हमारा फैक्टर क्या लगेगा कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इवापोरेशन ही ज्यादा हो रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही हमारा ज्यादा प्रेजेंट है। क्लियर?
यहाँ पे टेम्परेचर का कोई कहाँ पर? यहाँ पे जब इक्वेटर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम आ जाती है हाँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा? तो नहीं, टेम्परेचर तो ऑफकोर्स ज्यादा है यहाँ पे। टेम्परेचर ज्यादा क्यों है हमारा? टेम्परेचर ज्यादा क्यों है यहाँ पे? टेम्परेचर ज्यादा इसलिए ना क्योंकि ये तो यहाँ पे इक्वेटर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे टेम्परेचर से ज्यादा मेजर फैक्टर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का प्ले कर रहा है। इसकी वजह से ही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो हमारा ज्यादा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी ज्यादा है। टेम्परेचर तो ऑफकोर्स ज्यादा है यहाँ पे। पोलर रीजन से अगर देखेंगे तो इक्वेटर पे ऑफकोर्स ज्यादा होगा टेम्परेचर। तो क्लियर? तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना, अब हम देखेंगे टेम्पोरल वेरिएशन, यानी कि टाइम के साथ जो है हमारी ह्यूमिडिटी कैसे वेरी करती है। सीजनल, समर और अगर विंटर सीजन की अगर हम बातचीत करते हैं तो समर और विंटर सीजन में किसमें हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा होगी? विंटर। देखो हम यहाँ पे जब बातचीत करेंगे, अब देखना, समझना आप चीज को। वो वाली चीज यहीं पे भूल जाना, ये वाली जो वाटर वेपर ज्यादा होता है, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज आप यहीं पे भूल जाना। वो यहाँ के अलावा दोबारा फैक्टर नहीं लगेगा वो, ठीक है? बाकी हर जगह हमारा टेम्परेचर वाला ही फैक्टर लगेगा। क्लियर? ठीक है, वो एक जगह ही लगता है, हमारा इक्वेटर वाली लोकेशन पे ही हमारा अमाउंट ऑफ वाटर का फैक्टर लगेगा। बाकी हर जगह टेम्परेचर वाले फैक्टर से याद रखना है। क्लियर? तो क्योंकि विंटर के अंदर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी हमारी? ज्यादा होगी। विंटर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी और समर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कम होती है। क्लियर? वो मानसून सीजन एक अलग होता है। आजकल वाला जो मानसून सीजन है वो एक हमारा अलग कंडीशन आ गई। बट यहाँ पे समर और बेसिकली हम विंटर्स की बातचीत कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे पूछ ही इसीलिए रहा है क्योंकि वो टेम्परेचर को रिलेट कराना चाहता है। ठीक है? इसी प्रकार से डे और नाइट की अगर हम बातचीत करेंगे तो दिन और रात में कब होगी हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा? नाइट में। क्यों? क्योंकि नाइट में हमारा टेम्परेचर कम होता है, तो नाइट में टेम्परेचर कम होगा तो नाइट के अंदर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और डे के अंदर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कम होती है। क्लियर? तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आपको क्या क्या फैक्टर सेपरेट करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी हमारी। दूसरा फैक्टर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्या हुआ? हाँ, तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा तो क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना टेम्परेचर की, तो जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो बट मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि रिलेटिव, मैं क्या बोल रहा हूँ कि, तो मैं भी तो, आप सुन नहीं रहे क्या? मैंने क्या बोला? मैंने भी तो ये बोला कि एल्टीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा हमारा तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, यही तो बोला मैंने। आप लोग सुनो तो सही, आप पहले ही बोल रहे हो, आप सुन खा रहे हो, आप लोग सुनो, आपका काम सुनने का, एटलीस्ट आप सुनो तो सही। जब आप अच्छे से ध्यान लगा के सुनोगे, आप ही क्लास में 10-100 लोगों की क्लियर हो रहा है, 5 के क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। एग्जैक्टली आप पहले सुनने की तो कोशिश करो आप बोलने से पहले, ठीक है? एक बार ध्यान से सुना करो पहले, बीच में मत बोला करो आप लोग, ठीक है? नहीं समझ में आता है मैं 3 बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 एग्जांपल देके बताऊंगा, पर पहले एक बार सुनने की तो कोशिश करो, अपना फोकस करके कि बोल क्या रहे हैं एक चीज को। कुछ एक्सेप्शन होता है, ऐसा नहीं है कोई भी फैक्टर लग गया तो वो यूनिवर्सल फैक्टर हो गया। मैं यहाँ पे बोला कि यार यहाँ पे जो है हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वाला फैक्टर लगेगा, तो वो एक एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है कि कोई हमारा फॉर्मूला बन गया या कोई भी कंसेप्ट बन गया तो दैट इज नॉट यूनिवर्सल एट ऑल। एक्सेप्शन हमेशा होते हैं उसके अंदर, ठीक है? क्योंकि और भी फैक्टर होते हैं जो हमारे इफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, केवल टेम्परेचर अकेला नहीं है जिसके जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिसाइड करेगा, अमाउंट ऑफ वाटर कितना परसेंट है वो भी डिसाइड करेगा, ठीक है? क्लियर? ऑलराइट। तो जो हमारा एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड के क्या होगा, हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड में मैंने बताया था कि पहले हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, इक्वेटर से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, फिर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है कहां तक? पोलर रीजन तक। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारा ज्यादा प्रेजेंट है तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर श्योर ज्यादा होगी, ठीक है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर के। डिस्टेंस फ्रॉम सी, जैसे जैसे हमारी दूरी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कम होती जाएगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे?
हमारा जो सी होता है, समुद्र होता है, उसके पास ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी क्योंकि वहां पे वाटर वेपर ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम समुद्र से सी से दूर जाते जाएंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी डिक्रीज होती जाएगी। लास्ट फैक्टर है वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर जहां पे ज्यादा होता है वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी ज्यादा होती है, वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारा ज्यादा प्रेजेंट है। क्लियर सभी को? क्लियर? ऑल राइट, कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर जैसे लेटीट्यूड वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन के साथ क्या होगा? क्या? लेटीट्यूड वाले क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आया कि लेटीट्यूड से क्या मतलब फर्क पड़ता है, तो मतलब ऑप्शन के साथ क्या करता है कि पहले बड़े ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। वो पूछेगा कि लेटीट्यूड हमारा इंक्रीज हो रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। डायरेक्टली अगर आ जाए तो फॉर श्योर लेटीट्यूड इंक्रीज होने पे हमारा जो है वो टेम्परेचर, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, हमें वो याद रखना है फिर। ठीक है, पर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा कैसे आ जाएगा यहाँ से? क्वेश्चन तो वही आएगा ना जो किताब में लिखा हुआ है। ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाएगा? जो बनाने वाला है क्वेश्चन वो भी तो पढ़ा लिखा है ना, वो पढ़ के बनाएगा ना, ऐसे क्वेश्चन कैसे दे देगा? यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा कि मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ होती है, तो याद रखना आप इक्वेटर पे होती है। क्लियर? ठीक है, यस सर। ऑल राइट। जैसे जैसे हम लोग ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे वाटर वेपर कम होता है ज्यादा होगा? वाटर वेपर तो एक्चुअली में कम होगा। वाटर, अगर ओनली वाटर वेपर की मैं बात करूं, ओनली वाटर वेपर की बात करूं तो ओनली वाटर वेपर तो क्या होगा, एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर जो है ओनली वाटर वेपर की बात करूं तो कम ही होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जा रही है ना, तो वो कम भी क्या हो जा रहा है, कम भी इतना जल्दी हो जा रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हमारी ज्यादा होगी वहां। समझ लो, एक्चुअली में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर तो डिक्रीज होगा। क्या हुआ? तो जैसे वाटर वेपर अगर ऊपर जाते जाते जैसे हम ऊंचाई जा रहे हैं वाटर वेपर कम हो रहा है। हाँ। वाटर वेपर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे कि ऊंचाई में तो भाई दूसरा फैक्टर भी तो है, दूसरा फैक्टर भी तो है। ये देखो ना, मैंने क्या बोला आपको कि दूसरा फैक्टर है, कौन सा डोमिनेट कर रहा है उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम डिक्रीज हो जा रही है, ये सुनो। होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम की रहेगी तो जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जितना डिक्रीज हो रहा है उससे ज्यादा ये हो रहा है कि उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा डिक्रीज हो जा रही है, इसलिए ऊपर जाने पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। क्लियर? ऑल राइट, ठीक है। चलो जो जो हमने अभी कम रहती है ना, क्या इक्वेटर के ऊपर आरएच कम रहेगी, मतलब 23.5 डिग्री जो होगा उस पर ज्यादा रहेगी कम रहेगी? वहां से तो डिग्री, वहां से तो हमारी डिक्रीज ही होगी, वहां तो कमी रहेगी। और मतलब मेन इक्वेटर के ऊपर ज्यादा रहेगी ऐसा कुछ, या फिर उससे ऊपर में भी समझ में आया सर? मैंने ये बोला ये जो इक्वेटर है यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है, फिर यहाँ से 23 डिग्री पे मैक्सिमम। हाँ 0 पे मैक्सिमम होगी, फिर 23 जो डिग्री होगा हमारा, 23 जो डिग्री है 23 डिग्री वहां तक मेरी डिक्रीज होगी और 23 से वापिस से स्टार्ट होकर 90 तक इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? ठीक है सर। ओके ओके। हाँ देखो, ये अभी जो भी हमने फैक्टर्स की बातचीत की यहाँ पे रिटर्न फॉर्म के अंदर है, देख सकते हैं हम। वार्मर एयर यानी कि गर्म हवा, वार्मर एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर लीडिंग टू लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि जो गर्म हवा होती है हमारी वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, इसलिए उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा हमारी लो रहेगी। वहीं पे जो कूलर एयर, जो ठंडी हवा होती है वो हमारी लेस मॉइस्चर को होल्ड करेगी, इसका मतलब वहां पे जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हमारी हायर रहेगी। कोस्टल जो एरिया होता है, समुद्र वाला जो एरिया है, टेंड टू हैव, वहां पे हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हायर होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी वाटर बॉडीज के पास में है वो प्रेजेंट, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होगा। वहीं पे जो इनलैंड एरियाज होते हैं हमारे, वहां पे हमारी लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, स्पेशली जो हमारे एरिड रीजन्स होते हैं। नेक्स्ट, मीन मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑक्यूर इन द मॉर्निंग, यानी कि अगर हम बात करते हैं पूरे दिन की तो सबसे ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिलेगी मॉर्निंग आवर्स के अंदर, एंड मीन मिनिमम जो है वो हमारे आफ्टरनून के अंदर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आफ्टरनून के अंदर हमारा टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है और मॉर्निंग के अंदर हमारा टेम्परेचर सबसे कम होता है, तो मॉर्निंग आवर्स में हमें मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है एक दिन के अंदर, और आफ्टरनून के अंदर जो है हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिनिमम देखने को मिलती है। मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एट इक्वेटर बिकॉज ऑफ हाई इवापोरेशन विच डिक्रीजेस टुवर्ड्स 30 डिग्री, 23 डिग्री बोल सकते हैं या अराउंड 30 डिग्री बोल सकते हैं, विच डिक्रीजेस टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, देन इंक्रीजेस एट द पोल बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। क्लियर? आगे बात समझ में कि मीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हमारी जो मैक्सिमम होगी वो कहां पे होगी? हाँ ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एट इक्वेटर बिकॉज हाई इवापोरेशन की वजह से, ठीक है। ओके, इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो, इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन विल बी हाई। अगर हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर लो रहेगा मतलब वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो वाटर वेपर है वो हमारा कम प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां पे हमारा ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। चलो
भाई इट इज नॉट अबाउट, किसी ने कमेंट किया है कि थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट है, इट इज नॉट अबाउट थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट, इट इज अबाउट कि यार आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो। दैट्स वाई आईआरए वाला का पर्पस ये नहीं है कि जिसको पहले से आता है उसको और ज्यादा सिखाया जाए। आईआरए वाला का मेन एम, मेन गोल यही है कि जिसको कुछ नहीं आता है उसको कुछ सिखाया जाए। तो आप सेम प्लेट पे नहीं हो, यू आर नॉट इन ए सेम प्लेट। आप सोचते हो कि यार आपने बीएससी के टाइम पे बेसिक बुक्स पढ़ चुके हैं, हमारे पास वो स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं जो अपने बीएससी के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है, हो सकता है जो टॉपर्स है अपने कॉलेज के, उनको ये सब बेसिक चीजें लगती हो, लेकिन हमारे साथ ये मान के चलो वो स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी बीएससी के अंदर रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ी है कभी भी, और वो पहली बार ये साहस कर रहे हैं कि वो जेआरएफ जैसे एग्जाम की या फिर कंपटीटिव एग्जाम्स की वो तैयारी कर सके एक अच्छे कंटेंट के साथ। सो आप ये मत सोचा करो कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो थर्ड ईयर वाले हैं या सेकंड ईयर वाले हैं, ये दिमाग में मत रखो भाई, सबका लेवल अलग अलग है, ठीक है। तो एटलीस्ट हम ये मान के चलते हैं कि डाउट लास्ट में लेना चाहिए, बट एक छोटा सा भी क्यों ना डाउट हो वो हर एक स्टूडेंट का क्लियर होना चाहिए। मैं मान रहा हूँ कि इसकी वजह से जिनको आता है उनको बुरा लगता है कि यार ये क्या उल्लू सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या फालतू का क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको ये फील हो सकता है, बट डोंट हेजिटेट, आप पूछिए, आप बेसिक क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आया आप वो पूछिए, बस थोड़ा सा ये पेशेंस रखिए। आप अपने जो भी क्वेश्चन हो ना वो लास्ट तक बचा के रखो, क्योंकि लास्ट तक आधे क्वेश्चन तो आपके वैसे ही सोल्व हो जाएंगे। जो डाउट आ रहा है ना वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना आप क्यूरियस होते हो, मैं समझ रहा हूँ, आप क्यूरियस हो जाते हो कि यार ये कैसा हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करा करो, जब हमारा सेशन कंप्लीट होता है, लेक्चर कंप्लीट होगा, वहां तक आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपको जो डाउट आता जाए ना आप लिख लिया करो यार, ताकि हमारा फ्लो भी नहीं टूटे, और लास्ट में फिर हम उन डाउट्स को ले लेंगे आपको, चाहे फिर वो 10 मिनट चले फिर 20 मिनट चले, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जाना होगा वो चला जाएगा, जिसको रुकना होगा वो रुक जाएगा। क्लियर? तो मैं ये फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, बीच में ना बोलो, ठीक है। डाउट आए उसको लिख लो, एक एक डाउट क्लियर होगा क्लास जब खत्म होगी। क्लियर? ठीक है, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेपर प्रेशर डेफिशिएट की। वेपर प्रेशर डेफिशिएट क्या होता है, देखो समझना, इस चीज को समझना। वेपर जो होता है हमारा वाटर वेपर, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है। अंजलि वी विल डील लास्ट में, फिर मैंने वही बात बोली लास्ट में, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। वेपर प्रेशर, जो भी हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होगा वो कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा, यस और नो, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर डेफिशिएट की जब हम बात करते हैं ना, ये बताओ मुझे, ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होगा तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, या कम वाटर वेपर प्रेजेंट होगा वो बताओ? जितना ज्यादा होगा जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होगा हमारा, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, यस और नो। तो ये जो वेपर प्रेशर डेफिशिएट है ये किसमें डिफरेंस बताता है, ये हमारा सैचुरेटेड वाटर प्रेशर। सैचुरेटेड वाटर प्रेशर क्या होता है कि जब सैचुरेटेड कंडीशन होती है उस टाइम पे जो हमारा वाटर प्रेशर, जब सैचुरेटेड कंडीशन होती है उस टाइम पे जो हमारा वाटर, कितना वाटर प्रेशर हमारा मिल रहा है, कितना वाटर प्रेशर लगा रहा है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड वाटर प्रेशर। और दूसरा वाटर प्रेशर होता है एक्चुअल वाटर प्रेशर, कि एक्चुअल में जो है अभी कितना वाटर प्रेशर हमारा अभी लग रहा है, दैट इज एक्चुअल वाटर प्रेशर। क्लियर? सैचुरेटेड मतलब कि जब मैक्सिमम हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जितनी होगी उसकी उतनी अगर वो होल्ड कर ले रहा है उस टाइम पे वाटर, वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दैट इज सैचुरेटेड वाटर प्रेशर। और एक्चुअल वाटर प्रेशर हमारा है कि एक्चुअल में जो अभी वाटर प्रेजेंट है वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दैट इज एक्चुअल वाटर वेपर। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होगा उसको अपन बोलते हैं वीपीडी, वेपर प्रेशर डेफिशिएट। वेपर प्रेशर डेफिशिएट। अब मान के चलो इन दोनों में अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो किस चीज को इंडिकेट करेगा, इन दोनों में अगर डिफरेंस ज्यादा है, इन दोनों की वैल्यू से समझ रहा हूं, एक है हमारा सैचुरेटेड वाटर वेपर और दूसरा है हमारा माइनस एक्चुअल वाटर वेपर। सैचुरेटेड वाटर वेपर और एक्चुअल वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है, इनका जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर डेफिशिएट। ठीक है, अब सैचुरेटेड जो वाटर वेपर होगा हमारा वो कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। मैं यूनिट बोल रहा हूं यहाँ पे किलो पास्कल, यहाँ पे किलो पास्कल में ले रहा हूं। मान लो सैचुरेटेड जो वाटर वेपर है वो हमारा 15 किलो पास्कल जो है, 15 किलो पास्कल जो है कंडीशन नंबर 1, कंडीशन वन के अंदर जो है ये 15 किलो पास्कल है और कंडीशन 2 में भी कितना रहेगा ये 15 किलो पास्कल ही। क्यों? क्योंकि ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कंडीशन में 15 किलो पास्कल जो है वो हमारा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब एक्चुअल वेपर के अंदर मैं दो कंडीशन लेता हूं, एक है 10 किलो पास्कल, एक 10 किलो पास्कल है, एक है हमारा 5 किलो पास्कल। 5 किलो पास्कल 10 किलो पास्कल कब होगा? जब ज्यादा, एक्चुअल में जब ज्यादा वाटर होगा तभी तो ज्यादा वेपर होगा ना, 10 किलो पास्कल। और कम कब होगा हमारा? जब एक्चुअल में कम होगा हमारा। इन दोनों के जो डिफरेंस को निकालेंगे हम, इन दोनों के डिफरेंस को निकालते हैं तो कंडीशन 1 में डिफरेंस कितना आएगा? 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 किलो पास्कल। और इसमें कितना डिफरेंस आएगा?
10 किलो पास्कल। यानी कि अब मुझे बताओ इन दोनों में से वाटर कहां ज्यादा प्रेजेंट है? ऊपर वाले जहां पे डिफरेंस कम है, ये सुनो, जहां पे डिफरेंस कम है वहां पे हमारा वाटर क्या होगा? ज्यादा प्रेजेंट होगा। और जहां पे डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा है। जहां पे डिफरेंस ज्यादा है वो हमारा क्या होगा? वहां पे वाटर कम प्रेजेंट होगा। यानी कि जब वेपर प्रेशर डेफिशिएट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो किसको इंडिकेट करता है? एरिड कंडीशन को इंडिकेट करता है। ये सुनो, जब वेपर प्रेशर डेफिशिएट की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि डेफिशिएट मतलब कि वहां पे सैचुरेटेड कंडीशन में और एक्चुअल के अंदर डिफरेंस ज्यादा है, और ज्यादा डिफरेंस है मतलब वो एरिड कंडीशन है। और जहां पे वेपर प्रेशर डेफिशिएट में कम डिफरेंस है मतलब कि वो ऑलमोस्ट सैचुरेशन के पास पहुंच गया है। डिफरेंस कम कब होगा? कि जब एक्चुअल कंडीशन है वो एक्चुअल कंडीशन भी सैचुरेशन के पास पहुंच गई है। ये जो 10 है वो धीरे धीरे 11 होगा, फिर 12 होगा और 13 होगा, तो वो क्या है? ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच गया है, मतलब वो सैचुरेटेड कंडीशन में आने वाला है। कम डिफरेंस किसको इंडिकेट करता है? जब वेपर प्रेशर डेफिशिएट में हमारा डिफरेंस कम होगा तो वो कम डिफरेंस किसको इंडिकेट करता है? कम डिफरेंस इंडिकेट करता है हमारा कि जो कंडीशन है वो ऑलरेडी ह्यूमिड है। हमारी कंडीशन क्या है? ऑलरेडी ह्यूमिड है। और अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है वेपर प्रेशर डेफिशिएट में, मतलब कंडीशन हमारी एरिड है। क्लियर सभी को? क्लियर? यहां पे और बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। वेपर प्रेशर डेफिशिएट इट इज अनदर मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारी एटमॉस्फेयर में एक्चुअली में ये मॉइस्चर नहीं बताता है, ये कंडीशन बताता है कि ह्यूमिड कंडीशन है या एरिड कंडीशन है। लेकिन जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ना, उसी प्रकार से वेपर प्रेशर डेफिशिएट भी एक अनदर मेजर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को डिफाइन करता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर डेफिशिएट बोलते हैं। डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेपर प्रेशर डेफिशिएट की डेफिनेशन क्या होती है या इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वेपर प्रेशर डेफिशिएट का फॉर्मूला क्या होगा? वेपर प्रेशर डेफिशिएट इक्वल्स टू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर। क्लियर? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर डेफिशिएट बोलते हैं। और जब इसको पास्कल और बार में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, और जब इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हेन द वेपर प्रेशर डेफिशिएट इज लेस देन, यानी कि कम है वैल्यू, अगर लेस देन 1.5 किलो पास्कल अगर वेपर प्रेशर डेफिशिएट की वैल्यू कम है, तो कम होगी तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ह्यूमिड को। तो अगर इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1.5 किलो पास्कल है तो वो ह्यूमिड एयर को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इसकी वैल्यू 2.5 किलो पास्कल है तो वो हमारी ड्राई एयर को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्टली आपको ये याद रखना है। क्लियर सभी को? क्लियर? ड्यू पॉइंट यहाँ पे फिर से आ गया अपना। ड्यू पॉइंट के रिलेटेड किसी को डाउट आ रहा था, देखो ड्यू पॉइंट क्या होता है हमारा? ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर, ये एक फिक्स टेम्परेचर होता है टू विच जिसपे एयर मस्ट बी कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे एयर जो है वो हमारी कूल होती है टू रीच सेचुरेशन विद वाटर वेपर। टू रीच सेचुरेशन टर्म यहाँ पे हम यूज में ले रहे हैं। वाटर वेपर एट विच पॉइंट वाटर बिगिंस टू कंडेंस एज ड्यू। फिर से मैं बोल रहा हूं कि ड्यू पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर होता है। ड्यू पॉइंट हम टेम्परेचर को ही बोल रहे हैं। ड्यू पॉइंट हमारा उस टेम्परेचर को बोलेंगे जिस टेम्परेचर पे हमारी जो एयर है वो सैचुरेट हो जाएगी और वहां पे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी वाटर वेपर जहां पे लिक्विड में जिस पॉइंट पे वेपर से लिक्विड बन रहा है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। याद रखना, ड्यू पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जहां पे वाटर वेपर से लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। बॉर्डर नहीं होता क्या? बॉर्डर भाई, अब ये बॉर्डर आ गया हमारा, यार ये पॉइंट है, इसके आगे जो है हमारा राजस्थान है और इस पॉइंट से इधर यूपी है, तो एक बॉर्डर पॉइंट होता है ना। उसी प्रकार से ड्यू पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के आगे वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर सभी को? ऑलराइट। अगर ड्यू पॉइंट हमारा हायर है, हायर ड्यू पॉइंट मींस मोर मॉइस्चर इन द एयर। जो हमारा हायर ड्यू पॉइंट होगा वो हमारा इंडिकेट करेगा कि हमारी मॉइस्चर मोर। हायर ड्यू पॉइंट का मतलब हो गया कि आप मान के चलो कि हायर टेम्परेचर पे, हायर जो हमारा टेम्परेचर है हमारा, उस पे जो है वो हमारा मॉइस्चर होगा। क्या हुआ? हमारा जो हायर ड्यू पॉइंट होता है वो हमारा इंडिकेट करता है कि भैया वहां पे जो हमारी मॉइस्चर है वो ज्यादा है। वहीं पे हमारा जो लोअर ड्यू पॉइंट होगा वो इंडिकेट करेगा कि वहां पे हमारी लेस मॉइस्चर है एयर के अंदर। यह आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्लियर? ठीक है, ओके। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे इवापोरेशन से रिलेटेड। अब हम बातचीत करते हैं इवापोरेशन। देखो इवापोरेशन क्या होता है हमारा? इवापोरेशन का सिंपली मतलब है हमारा कि जितने भी हमारी जो अर्थ सरफेस है,
जितना भी अर्थ सरफेस है ना, चाहे फिर वाटर बॉडीज हो, फिर चाहे हमारी लैंड हो, कहीं से भी एक्सेप्ट प्लांट्स के अलावा, प्लांट्स को अगर हम छोड़ दे तो जहां से भी हमारा वाटर का लॉस हो रहा है ना, वेपर की फॉर्म में, लिक्विड से वेपर की फॉर्म में, उसको इवापोरेशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? हमारा इवापोरेशन बोला जाता है। द सन जो होता है हमारा, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट एक्टिवेट्स द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दैट इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेशन इज सप्लाइड बाय द सन, द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज सप्लाइड बाय इवापोरेशन। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो भी फोटो लगी हुई है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की है, कि यहाँ पे हमारा ओशियन है, वहां से हमारा इवापोरेशन होता है, वाटर वेपर जो होगी वो ऊपर जाएगी, उससे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, ऊपर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा कि वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उसको न्यूक्लियाई चाहिए, तो यहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, कुछ डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स पे जाके वो वहां पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे होते होते क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर वो क्लाउड जो है हमारे एडवेक्शन, हवा के थ्रू जो है वो हमारे इधर मूव करेंगे, फिर हमारे लैंड पे आके वहां पे प्रेसिपिटेशन, हमें रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? फिर यहाँ से रन ऑफ होकर वाटर वापस से ओशियन में आ जाएगा। ये यहाँ से जो रेनफॉल होगी, रेनफॉल होने के बाद वाटर साइड से हमारा पानी नदी में आएगा, नदी में आने के बाद फाइनली वो ओशियन में आ जाता है, और ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। इस साइकिल को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जो हमारी चलती रहती है। एक कहावत होती है, वाटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और कांट बी मेक। ना तो हम पानी बना सकते हैं, ना हम पानी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, याद रखना। क्लियर? केवल वाटर क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो सकता है। वेपर से सॉलिड हो सकता है, वेपर से लिक्विड हो सकता है, सॉलिड से वेपर हो सकता है, वेपर से सॉलिड हो सकता है हमारा, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन हम वाटर को क्रिएट नहीं कर सकते। टोटल हमारी अर्थ पे 71% वाटर प्रेजेंट है, 29% लैंड है, 29% तो हमारी लैंड है पूरी अर्थ पे, और 71% क्या है? हमारा वाटर प्रेजेंट है। ये भी आप डायरेक्टली याद रखना। अब जो इवापोरेशन हो रहा है, हमारे जो वाटर का जो लॉस हो रहा है, उसको कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज होगा, यानी कि हमारे वाटर को वेपर, लिक्विड से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा मिलेगी, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से इवापोरेशन इंक्रीज होगा। इवापोरेशन इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा। दूसरा, विंड। अगर हवा है हमारी तो विंड क्या करती है? विंड, जैसे यहां से इवापोरेशन हुआ तो इवापोरेशन हमारा वाटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा, लेकिन हवा क्या करेगी? उसको रिमूव कर देगी उस जगह से। तो उस जगह से रिमूव कर देगी तो वहां से फिर से ज्यादा इवापोरेशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्पेस था उसको वापस से विंड ने क्या कर दिया? खाली कर दिया। यस और नो? तो अगर विंड हमारी बहुत तेज चलेगी, विंड तेज चलती है, तो वहां पे उस कंडीशन में इवापोरेशन हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। सो विंड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। नेक्स्ट है अपना रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगर वाटर वेपर प्रेजेंट है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है हमारी, तो वहां पे इवापोरेशन हमारा कम होगा। वहां पे इवापोरेशन क्या होगा? हमारा कम होगा। क्लियर? अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हमारी ज्यादा है तो वहां पे हमारा इवापोरेशन कम होगा, यानी कि इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है अपना प्रेशर। अगर यहाँ पे ऊपर से प्रेशर आएगा हमारा, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारा इवापोरेशन कम होगा। प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर से प्रेशर होगा तो वाटर इवापोरेट नहीं कर पाएगा। सो प्रेशर इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। क्लियर? तो दो फैक्टर हमारे इवापोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दो फैक्टर हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली कौन प्रोपोर्शनल है? हमारा टेम्परेचर एंड विंड। टेम्परेचर और विंड हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड जो एटमॉस्फेरिक जो हमारा प्रेशर है वो हमारे इवापोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? ये नॉट ओनली इवापोरेशन, ये सेम टू सेम अप्लाई होते हैं हमारे ट्रांसपिरेशन के लिए भी। ट्रांसपिरेशन के लिए भी सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो इवापोरेशन के लिए अप्लाई हो रहा है सेम टू सेम हमारे ट्रांसपिरेशन के लिए भी अप्लाई होते हैं। इसी के साथ दो फैक्टर हो रहे हैं, साल्ट एंड अदर इंप्योरिटीज। अगर हमारा साल्ट प्रेजेंट है, जैसे कि अगर साल्ट का अमाउंट ज्यादा होगा तो वहां पे इवापोरेशन कम होगा, इवापोरेशन वहां पे कम होता है। क्यों? क्योंकि जो सोलर रेडिएशन आएगी, जो एनर्जी आएगी, वो हमारी कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वो साल्ट कर लेगा एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से इवापोरेशन कम होता है हमारा। ध्यान रखना, साल्ट अगर ज्यादा प्रेजेंट होगा तो वहां पे इवापोरेशन हमारा कम देखने को मिलता है। ये भी फैक्टर आप डायरेक्टली याद रखना। नेक्स्ट है बड़ा फैक्टर, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे पैरामीटर, दैट इज ट्रांसपिरेशन। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जो हमारा लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट, ये बताओ मुझे कि ये हमारा प्लांट है, ठीक है? अगर इसकी रेनफॉल होती है, रेनफॉल, और यहाँ पे कुछ इसका जो पानी है वो यहाँ पे पानी आके रुक गया और यहाँ से हवा में चला गया वो वाटर वेपर की फॉर्म में, तो ये ट्रांसपिरेशन है या इवापोरेशन? इवापोरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन
ओनली उस वाटर लॉस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन जो थ्रू स्टोमेटा और जो हमारे लेंटिकल्स जो दूसरी स्ट्रक्चर होती है उनके थ्रू जो वाटर का लॉस हो रहा है मोस्टली स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो यहां से जो स्टोमेटा खुलेगा इसका, यानी कि लिविंग प्लांट, अभी तो देखा ना, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लिविंग पार्ट, जो लिविंग पार्ट से जो लॉस होगा ना, लिविंग पार्ट से जो लॉस होगा ना उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जो लिविंग पार्ट से जो लॉस होगा उसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। ठीक है, जो स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर लॉस होगा ना, स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर लॉस होगा ना हमारा, उसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है, याद रखना, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जो लिविंग पार्ट से हमारा लॉस हो रहा है प्लांट के थ्रू वाटर, उसको ट्रांसपिरेशन बोला जा रहा है। और यहाँ पे जो है हमारे फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर सेम टू सेम, जो इवापोरेशन के लिए फैक्टर देखे थे ना, वही हमारे ट्रांसपिरेशन के लिए फैक्टर लगेंगे। यहाँ पे कुछ प्लांट के फैक्टर्स होते हैं। अगर प्लांट की हाइट ज्यादा होगी, तो वहां पे ट्रांसपिरेशन कम होगा या ज्यादा? क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट है, ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे तो हमारा ज्यादा ट्रांसपिरेशन देखने को मिलेगा। अगर हमारे लीफ के कैरेक्टरिस्टिक देखे, जैसे कि हमारी लीफ है, अगर वो ब्रॉड लीफ है, एक तो ब्रॉड लीफ होते हैं, एक नैरो लीफ होते हैं, तो नैरो लीफ में ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा या ब्रॉड में? जो ब्रॉड लीफ होगी उसके अंदर ज्यादा हमें ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू प्लांट। वाटर ज्यादा अवेलेबल होगा तब ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जब कम अवेलेबल होगा? जब ज्यादा वाटर अवेलेबल होगा तो हमें ज्यादा ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है। क्लियर? ओके। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज में लेते हैं ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए, दैट इज पोटोमीटर। जो डायरेक्टली ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है, दैट इज पोटोमीटर। पोटोमीटर जो है वो हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है, लेकिन इसके अलावा पोरोमीटर भी हम यूज में लेते हैं। इसके अलावा क्या यूज में लेते हैं हम? पोरोमीटर भी हम यूज में लेते हैं। पोरोमीटर जो होगा हमारा, पोरोमीटर वो स्टोमेटल कंडक्टेंस को मेजर करता है, और स्टोमेटल कंडक्टेंस को मेजर करने के बाद में हम उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, ये होता है हमारा गेनोंग पोटोमीटर बोलते हैं इसको, गेनोंग पोटोमीटर। इससे हम मेजर करते हैं। ये तो पोटोमीटर की फोटो है, इसके थ्रू हम ट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं। और ये हमारा पोरोमीटर है, इस पोरोमीटर के थ्रू हम मेजर करते हैं स्टोमेटल कंडक्टेंस, और उससे हम पता लगाते हैं फिर ट्रांसपिरेशन का। क्लियर? ओके, यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट यहां तक? ऑलराइट, ठीक है। सो ये थी हमारी डेमो क्लास। केवल एक ही नहीं डेमो क्लास, आप ऐसी अनेक क्लास हमारी देख सकते हो। जो आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर भी जाओगे, वहां पे भी आप सर्च करोगे रोहित सर एग्रोनॉमी क्लासेस, तो अनेक आपको पहले की पीवाईक्यू सॉल्यूशन की क्लासेस भी मिल जाएगी, डिफरेंट टॉपिक्स की क्लासेस मिल जाएगी। आप वो और एक्स्ट्रा क्लासेस भी देख सकते हो, जिससे कि आपको ये क्लियर समझ में आ जाए कि हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं। क्या हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या पढ़ते हुए एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से प्यार हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? क्या समझते हुए दिल से दिल का कनेक्शन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है? वो सब कुछ आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब समझते हैं किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी को स्ट्रांग बना सकते हो, और एग्रोनॉमी एक्सपीरियंस के लिए हमारे पास कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। सो आईसीआर जेआरएफ 2027 के एक्सपीरियंस के लिए हमारा फसल 3.0 लॉन्च हो चुका है। आईसीआर जेआरएफ 2027 एक्सपीरियंस के लिए फसल 3.0 फॉर आईसीआर जेआरएफ जो एग्रोनॉमी से तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर। यहाँ पे आपको मिलेगी कंप्लीट लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव क्लासेस हमारी जूम एप्लीकेशन के थ्रू होती है, जहाँ पे हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, डेली हमारी मुलाकात होती है। क्लासेस की टाइमिंग अभी मॉर्निंग 8:30 AM है, सुबह रोज 8:30 बजे हमारी क्लास होती है। एग्रोमेट्रोलॉजी अपन ने कंप्लीट कवर कर लिया है, अभी बाकी का जो पोर्शन है वो हम कवर करने वाले हैं। इन क्लासेस जैसे ही क्लास लाइव हुई, उसके बाद में अगर आप किसी कारणवश नहीं अटेंड कर पाते हो, तो वो सेम टू सेम क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। जो लाइव क्लास के अंदर जिस पीपीटी के थ्रू पढ़ाया जाता है, सेम टू सेम पीपीटी आपको देखने को मिलेगी हमारे एप्लीकेशन के अंदर एज ए पीडीएफ फॉर्म। हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप क्लास लेते टाइम ध्यान दो, कंसेप्ट को समझो अच्छे से, और जैसे ही क्लास कंप्लीट हो उसके बाद में उसको जितना भी जो कंटेंट है उसको आप जाके पीडीएफ में देख के याद कर लो। उसके साथ ही जैसे ही एक वीक कंप्लीट होगा, हम वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, हम यूनिट वाइज हम टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। जब हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो हम फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे आपके लिए, ताकि आप अपना असेसमेंट कर सको। इसमें एनरोल करने के लिए आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे टेप करने के बाद में आप वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों से आप परचेज कर सकते हो। बाय नाउ पे जाओगे, सिंपल प्रोसेस होता है। जैसे हमारा पेमेंट आप जोमेटो, ब्लिंकिट, रैपिडो वगैरह पे पेमेंट करते हो, सेम वैसा का वैसा प्रोसेस होता है हमारा। डायरेक्टली यहाँ पे जाके आप प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे जो प्रोमो कोड है, अब आपके पास किसी प्रकार का प्रोमो कोड नहीं होगा, अभी कोर्स हमारा 5000 रुपीज का है, तो अगर आपको प्रोमो कोड चाहिए, आपके किसी भी प्रकार की आप मान के चलो फाइनेंशियल इशू है, या आपको लगता है कि सर थोड़ा सा मुझे असिस्ट कर दीजिए आप कि मेरे ये इशू आ रहा है,
मेरे को किसी प्रकार की फेलोशिप नहीं मिलती है, मेरे बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड भी इस प्रकार से है कि मैं 5000 रुपीज पे नहीं कर सकता, तो आपको स्पेशल ऑफर भी हम प्रोवाइड कर देंगे। वो कैसे मिलेगा आपको, उसके लिए जाओ, जाके पहले तो कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसी लगी, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो आपको कमेंट करके बताओ, उसके बाद में वो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए आप, जो कमेंट सेक्शन के अंदर पिन किया हुआ है, फिल द गूगल फॉर्म लिखा हुआ है और उसके आगे लिंक दी गई है, उस लिंक पे आपको टैप करना है। सिंपली वहां पे बेसिक जानकारी, आपकी नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप किस रीजन की वजह से आपको डिस्काउंट देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, आप कौन सी सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हो, एग्रोनॉमी वहां पे आप मेंशन कर देना। उसके बाद में हमारी टीम आपको, अगर लगेगा कि सच में आपको डिस्काउंट देना चाहिए, तो हम आपको कूपन कोड प्रोवाइड करेंगे। वो कूपन कोड आप इस्तेमाल करके हमारे साथ एनरोल कर सकते हो, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हो। बाकी जो आपके जूनियर्स आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो, जो अभी 3rd ईयर में आए उनके लिए हमने स्टार्ट किया है फाउंडेशन कोर्स भी। सो आप यहाँ पे कैटेगरी के अंदर जाओगे तो फाउंडेशन कोर्सेज फॉर ICAR JRF 2028, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो 3rd ईयर के अंदर है अभी, वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये कोर्स वैलिड होगा 2 साल के लिए कंप्लीट, लेकिन इसके अंदर हम किसी प्रकार से कूपन कोड आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसकी जो प्राइस है वो अभी 8000 रुपीज है, तो इसके अंदर आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो अगर आप 2 साल IRI वाला के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हो। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या आपको समझ में आया जो कंप्लीटली हमने पढ़ाया, या आपकी जो भी और भी कोई क्वेरी हो आपके दिमाग में आ रही हो कि सर हमें ये बता दीजिए कि कोर्स में क्या ये मिलेगा, या कुछ भी आपके दिमाग में जो आ रहा है ना, उसको लिख दो, कमेंट के अंदर लिख दो। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लाइव क्लासेस के अंदर जल्दी ही इसी प्रकार से। तो देखते रहिए IRI वाला। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।